हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। पार्ट 1 में हम कई प्रोमिनेंट टेक्स्ट कवर कर चुके हैं जॉन मिल्टन के, और उनके सबसे प्रोमिनेंट टेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन हम इस पार्ट में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज़ डू वॉच द होल वीडियो केयरफुली, टेक डाउन नोट्स एंड यू विल बी एबल टू श्योरली improve some of your marks in any of the competitive exam. Please do not forget to share and subscribe the channel. तो ईयर्स पर और छोटे छोटे पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम्स में आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइट्री है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और 1667 में लिखी गई थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स एंड अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स with minor revisions throughout, and it is considered by critics to be a major work of Milton, and it helped to solidify his reputation as one of the, you can say, greatest English poets of his time. ये पोइट्री एक बिब्लिकल स्टोरी का ही रिप्रेजेंटेशन है, फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सेटन एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। मिल्टन का शुरुआत में ही पर्पस बुक 1 में ये रहा कि ही वांटेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। इस बुक की शुरुआत होती है बाय डिक्लेयरिंग द पोएम सब्जेक्ट ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलोड फ्रॉम इट। तो सबसे पहली बार भगवान की आज्ञा उल्लंघन करने का क्या निष्कर्ष निकला और उसके बाद इंसान के साथ क्या हुआ, वो स्टोरी दिखाई गई है। सो द एक्ट इज एडम एंड ईव eating of the forbidden fruit of the tree of knowledge as told in Genesis, the first book of Bible. Milton's poem, An Epic Story of the World, recounts the creation and fall, the life of Christ, and the final consummation. Yet in the midst of these history-changing events, Milton found room to mention Galileo's telescopic discoveries, and he notes the roughness of the moon, sunspots, and phases of Venus. तो मिल्टन ने इंसान के फॉल के बारे में तो बताया ही है, और उस फॉल के साथ साथ उस टाइम की एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि गैलीलियो द्वारा की गई थी, टेलीस्कोपिक डिस्कवरी। गैलीलियो जो कि कंटेम्प्रेरी ही थे मिल्टन के, वो भी इस पोइट्री में बीच बीच में मेंशन किया गया है। तो बुक 1 की शुरुआत करते हैं। बुक 1 की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से, जिसमें मिल्टन एक एपिक टास्क परफॉर्म करते हैं ऑफ इन्वोकिंग द म्यूज़, और जिस म्यूज़ को वो इन्वोक करते हैं और अपना पर्पस स्टेट करते हैं, उस म्यूज़ का नाम था यूरेनिया। तो इस प्रोलॉग के बाद, इस इन्वोकेशन के बाद, मिल्टन बेसिक एपिसोड की शुरुआत करते हैं विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटन। सेटन इज lying on his back with other rebellious angels chained on a lake of fire। तो सेटन और उसके कुछ साथी जिन्होंने भी रिबेल किया था गॉड के अगेंस्ट, वो सब एक लेक ऑफ फायर में हैं। द पोम thus commences in the middle of the story as epics traditionally do. Satan, who had been Lucifer, the greatest angel, and his compatriots warred with gods। तो सेटन जो कि एक बहुत ही गुड एंजल रहा है, ल्यूसीफर नाम का, उसने गॉड के अगेंस्ट वॉर वेज की, उसने और उसके कुछ कंपेनियंस ने। दे वर डिफीटेड एंड कास्ट फ्रॉम हेवन इनटू द फायर्स ऑफ हेल। तो वो डिफीट हो गए और भगवान ने उनको फायर्स ऑफ हेल में भेज दिया। तो बुक 2 में दिखाई जाती है सेटन की जर्नी थ्रू केओस टू द वर्ल्ड। सो बुक 2 ओपन होती है विद द इमेज ऑफ सेटन सिटिंग ऑन हिज थ्रॉन, एंड ही addresses his men, addresses his people, that is a better word to say, saying that he still hopes to regain heaven, and he says that now they must debate about the most effective way to fight गॉड। तो अपने काइंड ऑफ कोर्टियर्स के थ्रू एक तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाना चाह रहे हैं मिस्टर सेटन, एंड ही वांट्स कि सभी लोग सभी रिबेल्स जो भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं आपस में एक डिबेट करें और ये तय करें कि व्हाट कैन बी द इफेक्टिव वे टू डिफीट गॉड नाउ। So Satan is sitting comfortably on his throne, and he addresses the assembled devils to decide the course of action that they should follow. तो उनमें से 4 devils बोलते हैं जिनके नाम आप याद रखिए, मॉलोक, बेलियल, मेमोन एंड बेल्जेबब। Even Beelzebub becomes Satan's mouthpiece as well.
तो हर स्पीकर जो है वो ऑफर करता है अपने व्यू पॉइंट्स, अपने एटीट्यूड्स कंसर्निंग अ सोल्यूशन फॉर देयर hellish predicament, and Moloch proposes open warfare on heaven. Belial proposes that they do nothing. Mammon argues that hell may not be so bad that it cannot be livable, even comfortable, if all the devils will work to improve it. And Beelzebub, Satan's mouthpiece, argues that the only way to secure revenge on heaven is to corrupt God's new creation, man. तो अब थर्ड बुक की शुरुआत होती है. सेटन अराइज ऑन द अर्थ इन दिस बुक एंड गॉड प्रोफेसाइजेस मैंस डिसोबीडियंस. तो थर्ड बुक एक प्रोलॉग के साथ शुरू होती है जिसको कि प्रोलॉग टू लाइट भी बोला जाता है. दैट इज एड्रेस टू द होली लाइट ऑफ गॉड एंड हेवन. इस प्रोलॉग में मिल्टन गॉड को अपनी लाइट शाइन करने को कहते हैं सो दैट ही कैन रिवील व्हाट नो मैन हैज़ सीन एवर. तो बुक 3 में दिखाया जाता है कि सेटन अब लिम्बो में है, विच इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ फूल्स एज वेल, लोकेटेड एट द एज ऑफ यूनिवर्स. सेटन कंटिन्यूज डाउन असिस्टेड बाय द स्टेयर्स फ्रॉम हेवन एंड एनकाउंटर्स एन एंजल. एक एंजल को एनकाउंटर करते हैं जिसका नाम है यूरियल, नियर बाय सन. तो यूरियल नाम के एंजल को पागल बनाने के लिए सेटन ने अपनी फॉर्म भी चेंज कर ली है और शेरब की फॉर्म ले ली है. शेरब, अ विंग्ड क्रीचर रिप्रेजेंटेड ओवर 90 टाइम्स इन द बाइबल एज एन अटेंडेंट टू गॉड. सो कंसीलिंग हिज इविल इंटेंशन डिस्गाइज्ड एज शेरब, ही इंक्वायर्स वेयर मैन इज टू बी फाउंड सो दैट ही मे ग्लोरीफाई हिम. तो यूरियल को ऐसा लगता है कि शायद शेरब को गॉड ने भेजा है मैन को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए. एंड यूरियल डिस्क्राइब्स द क्रिएशन एंड डायरेक्ट्स हिम टू पैराडाइज ऑन अर्थ. सो बुक 4 दिखाई गई है. बुक 4 में सेटन व्यू करता है एडम एंड ईव को और टेम्प्ट करता है ईव को इन अ ड्रीम. सेटन सन को देखकर, सन को भी कर्स करता है. सन को देखकर उसको अपनी प्रीवियस ग्लोरी, प्रीवियस एम्बिशन याद आ जाते हैं. बट his pride and envy became his downfall. He wanted to be equivalent to God. और ऐसा लगता है कि एक momentarily regret feel हो रहा है सेटन को, but then he goes back to his previous composer and puts all the efforts to corrupt Adam and Eve. So, as per the direction of Uriel, Satan arrives at Eden and sees the glory of this particular place, sits like a bird on a tree of life, and ponders about his next move. He views the lovely and innocent Adam and Eve and is envious, jealous of their beauty and their pleasures. एडम और ईव गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, गॉड को प्रेज कर रहे हैं और एडम ईव को वॉर्न करता है अबाउट गॉड्स कमांडमेंट नॉट टू टच द ट्री ऑफ नॉलेज. ट्री ऑफ नॉलेज इज़ फॉरबिडन टू मैन. सो उन्हीं के कॉन्वर्सेशन के थ्रू सेटन को भी पता चल जाता है कि देयर इज़ सम ट्री ऑफ नॉलेज जो कि फॉरबिडन है मैन और विमेन को. तो दो एंजल्स हैं, यूरियल एंड गैब्रियल. दे आर कन्वर्सिंग कि सम काइंड ऑफ इविल स्पिरिट इज अबाउट टू अराइव एंड स्पॉइल द न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड. नेक्स्ट मॉर्निंग ईव जब अपनी नींद से उठती है, शी इज़ एक्साइटेड अबाउट हर ड्रीम, जो ड्रीम उसको सेटन ने दिखाया है, एंड टेल्स एडम ऑफ अ ड्रीम इन विच अ सीमिंग एंजल टेम्प्टेड हर टू पार्टेक ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज दैट it would make her godlike. And she dreamed she tasted the apple and flew up and then fell. Adam is fearful and troubled by her dream of temptation. God अपने एक एंजल रेफल को भेजते हैं to visit Adam and Eve and to warn them of the consequences of his freedom and disobedience and to remove any excuse that their disobedience might occur out of ignorance. तो रेफल को वहाँ भेजा जाता है एडम एंड ईव को वॉर्न करने के लिए कि अगर उन्होंने वो फ्रूट खाया तो उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, दे विल सफ़र दी फॉल. बुक 6 में रेफल एडम को स्टोरी सुनाते हैं किस तरीके से सेटन और गॉड के बीच में वॉर हुई थी और उस वॉर में सेटन को बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया गया था. और दिस स्टोरी इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग फॉर एडम एंड ईव की अगर उन्होंने डिसोबे किया गॉड को किसी भी सेंस में तो दे विल बी द वन हु विल सफ़र. अब बुक 7 की शुरुआत होती है. मिल्टन यहाँ पर भी इन्वोक करते हैं म्यूज़ यूरेनिया को एंड टेल्स हर एंड ही रिकॉल सम काइंड ऑफ डेंजर. सो
एडम और ईव अभी स्टोरी सुन रहे हैं रेफल की. ईव सीम्स टू बी एब्सेंट, तो ऐसा लगता है कि एडम बहुत एक्टिवली उस स्टोरी को सुन रहे हैं. तो रेफल टेल्स हिम और यू कैन से देम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड मैन, एंड एडम वांट्स टू नो मोर एंड मोर ऑफ देयर ओरिजिन. रेफल इज़ विलिंग टू टेल सम, बट उनको वार्न करते हैं कि ह्यूमंस हैं वो, उनकी नॉलेज लिमिटेड रहनी चाहिए एंड दे मस्ट नॉट go beyond a certain point of knowledge. God has left some things unrevealed and incomprehensible to man, and too much knowledge can be dangerous for man. तो अब शुरुआत होती है बुक 8 की. एंड एडम इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल वॉट रेफल हैज सेड, एंड ही आस्क अबाउट ऑल द सेलेस्टियल मोशंस ऑफ मून्स एंड ऑल द प्लैनेट्स. एंड ईव वहाँ से डिपार्ट कर जाती है टू टेंड टू हर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, एंड शी सेज कि आई लिसन द स्टोरी फ्रॉम माई हस्बैंड लेटर ऑन. सो रेफल again warns of their limits to knowledge, and God has concealed some secrets of planetary motions. It is not for man to know all the details. यहाँ पर एक बहुत फेमस कोट भी आता है, सॉलिसिट नॉट दाई थॉट्स विद मैटर हेड, लीव देम टू गॉड अबव. मतलब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको इंसान को जानने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नॉलेज सिर्फ भगवान के लिए और भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए. वेन एवर ही वॉन्ट्स ही विल रिवील द नॉलेज टू मैन. अब शुरुआत होती है बुक 9 की. बुक 9 जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, सेटन सक्सीड्स इन टेम्पटिंग ईव एंड शी करप्ट्स एडम ऑल्सो. तो रेफल तो अपनी स्टोरी सुनाकर अपनी वार्निंग देकर वापस चले जाते हैं हेवन में, एंड सेटन रिटर्न्स टू गार्डन ऑफ ईडन दैट नाइट आफ्टर रेफल्स डिपार्चर. Satan considers what disguise he should assume, and he chooses to become a snake. तो सेटन इस गार्डन को देखते हैं, एंड ही बिलीव्स दैट अर्थ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हेवन एवर वॉज, एंड बिकम्स जेलस ऑफ एडम एंड ईव एंड देयर chosen status to occupy and maintain paradise. Next morning, Adam and Eve prepare करते हैं for their usual morning labors of collecting fruits and vegetables from here and there, realizing that they have much work to do. Eve suggests करती है कि they should work separately so that they might get more work done. Adam is not keen or comfortable about this idea. He fears that they will be more susceptible to Satan's temptation, more vulnerable to Satan's temptation if they are alone. Eve, however, is eager to have her strength tested, and after much resistance, Adam concedes as Eve promises Adam that she will return to their bower soon, and they go off to do their gardening independently that particular day. तो सेटन जी अब सर्पेंट की फॉर्म ले चुके हैं, एंड ही सर्चेस फॉर द कपल, और बड़ी खुशी होती है उनको ये देखकर कि ईव अलोन है. तो यहाँ पर दिखाया गया कि फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल. अगर एक फीमेल अकेली है तो उसको ईजिली टेम्प्ट किया जा सकता है. इफ़ शी इज़ विद हर मैन तो शायद उसको टेम्प्ट करना मुश्किल होगा. तो ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है. इट्स नॉट माई व्यू पॉइंट. ही टेल्स हर इन इंटाइसिंग लैंग्वेज दैट ही गेन द गिफ्ट ऑफ स्पीच एंड इंटेलेक्ट बाय ईटिंग द फ्रूट ऑफ वन ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन. तो सेटन जिन्होंने एक ब्यूटीफुल स्नेक की फॉर्म ले रखी है, और स्नेक्स जनरली बोलते नहीं हैं, तो सेटन स्पीक्स टू ईव एंड उसको बताते हैं कि स्नेक्स में स्पीकिंग पावर नहीं होती, लेकिन मुझको स्पीकिंग पावर यहाँ का एक फ्रूट खाने से मिली है. He flatters Eve by saying that eating the apple also made him seek her out in order to worship her beauty. तो वो एप्पल खाने के बाद ही मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि मुझे तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ़ करनी चाहिए, ब्यूटी को वर्शिप करना चाहिए. ईव को अभी नहीं पता है कि सेटन इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंट इज टॉकिंग अबाउट द ट्री ऑफ टेम्पटेशन ऑनली. ईव फॉलो करती है सेटन को और देखती है कि अरे ये तो मुझे ट्री ऑफ नॉलेज की तरफ ही ले आया है. तो शी टेल्स सेटन दैट हमें इस ट्री का फ्रूट खाना बिल्कुल मना है. बट सेटन परसिस्ट करता है, आर्ग्यू करता है कि गॉड एक्चुअली वॉन्ट्स देम टू ईट फ्रॉम दैट ट्री, एंड ही सेज दैट गॉड फॉरबिड्स इट ओनली बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू शो देयर इंडिपेंडेंस. तो सेटन ईव को बिल्कुल उल्टे तरीके से प्रोवोक करता है कि गॉड देखना चाहते हैं कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि गॉड की आज्ञा का उल्लंघन कर सको. तो ईव अब बड़ी सीरियसली टेम्प्टेड हो जाती है. द फ्लैटरी हैज़ मेड हर डिज़ायर टू नो मोर, एंड शी रीचेज फॉर एन एप्पल, प्लक्स इट फ्रॉम द ट्री एंड टेक्स अ बाइट.
So Adam comes to know about it and he immediately drops the wreath of flower that he had made for her, and he's horrified because he knows that they are now in trouble, they will now be doomed, but immediately decides that he cannot possibly live without Eve. So Eve even does not want Adam to remain and have another woman here. She wants him to suffer the same fate as she will be suffering. Adam realizes that if she is to be doomed, then he is to be doomed as well. He must follow and he eats the fruit, he takes a bite as well. So, after eating the fruit, Adam and Eve fall asleep briefly, but upon awakening, they see the world in a new way. वो अपनी सारी innocence lose कर चुके हैं. They recognize their sin and they realize they have lost the paradise as well. At first, Adam and Eve both believe that they will gain glorious amounts of knowledge, but the knowledge that they gained by eating the apple was only of the good that they had lost and the evil that they had brought upon themselves. अब कई बार हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि एडम का सिन क्या था. तो एडम सिन ऑफ टेम्पटेशन इज चूजिंग ईव ओवर गॉड, नॉट अबाउट ईटिंग फ्रूट. तो अब बुक 10 की शुरुआत होती है. सीन रिटर्न्स टू हेवन वेयर गॉड नोज इमीडिएटली दैट एडम एंड ईव हैव ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज. और गैब्रियल और कुछ और एंजल्स भी आते हैं जो कि गार्ड कर रहे थे पैराडाइज को. दे रिपोर्ट दैट दे डिड ऑल दैट दे कुड do to prevent Satan from re-entering the garden. God then sends his son down to earth to pass judgment on the couple. तो नाउ वी मूव टू बुक 10. बुक 10 जिसमें कि एक डिवाइन रेट्रीब्यूशन होता है. एडम एंड ईव रिमोर्स करते हैं और रिकंसाइल करना चाहते हैं. इन पैराडाइज द सन ऑफ गॉड कॉल्स टू एडम हु कम्स फोर्थ शेमफुली along with Eve. They are embarrassed by their nakedness also. Earlier they were not aware of their nakedness. Now after gaining knowledge they are aware that they are naked. So asked if they have eaten from the tree, Adam admits that Eve gave the fruit to him to eat, and Eve blames the serpent for persuading her to take it. The son of God first condemns the serpent whose body Satan possessed to tempt Eve, and he ordains that all snakes now must crawl on their bellies, never to carry themselves upright again. सो शायद तभी से एक पनिशमेंट मिली है स्नेक्स को कि दे विल ऑलवेज क्रॉल. एंड एज अ पनिशमेंट फॉर द कपल, इवन ऑल women to follow will give birth in pain and must submit to their husbands. Likewise, Adam and all men after him will have to labor to hunt and harvest food in cursed ground. After passing these sentences, the son returns to heaven. तो पनिशमेंट मिल जाती है ईव को और दुनिया की सारी फीमेल्स को दैट दे विल फेस पेन वाइल गिविंग बर्थ. और सारे मेन को एक पेन मिलती है कि दे विल हैव टू वर्क रियली हार्ड टू हंट एंड हार्वेस्ट फूड. मतलब टू गेदर ब्रेड एंड बटर फॉर द फैमिली. इट्स देयर ड्यूटी टू वर्क हार्ड. तो अब ईव एक सजेशन देती है कि वो अपने आप को सेक्सुअल प्लेजर से एब्सटेन करें, बचा कर रखें, जिससे कि फर्दर जनरेशन्स पैदा ही ना हो और दे कैन कमिट सुसाइड एज वेल. बट एडम सेज कि गॉड विल नॉट अलाउ देम दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट्स. और अगर उन्होंने अपने आप को सेक्सुअल प्लेजर से एब्सटेन करके चाइल्ड बियरिंग नहीं की और फर्दर जनरेशन्स ग्रो नहीं हुई, दैट विल इटसेल्फ बी अ विक्ट्री ऑफ सेटन विच गॉड विल नेवर अलाउ. तो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करके हार्डवर्क करने को एडम तैयार हो जाते हैं एंड दे बोथ ऑफ देम प्रे टुगेदर ऑल्सो फॉर फॉरगिवनेस. तो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि वाइल प्रेइंग, आफ्टर प्रेइंग यू विल गेट redeemed or not, but praying always lift some of the weight from the hearts, and praying has lifted some of the weight from their hearts. The son and God hear their prayers and son intercedes on their behalf. God accepts son's saving role but insists that they are to be ejected from paradise. तो उनकी कुछ punishment शायद कम कर दी जाए, लेकिन उनको paradise से निकालना अब बहुत ज़रूरी हो गया है. तो अब बुक 12 की शुरुआत होती है और उसमें माइकल कुछ प्रोफेसाइज करते हैं. माइकल जो कि कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, क्वाइट कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ सेटन. सो एडम कंसोल तो हो गए हैं, ही फील्स ग्रेटली इंस्ट्रक्टेड टू नो ऑल इज फॉर नॉलेज. और माइकल टेल्स हिम दैट ही हैज़ अटेन्ड सफिशिएंट विजडम एंड शुड होप नो हायर.
माइकल एडम को बताते हैं कि उनको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी है और इससे ज़्यादा नॉलेज की एक्सपेक्टेशन उनको नहीं करनी चाहिए, और एडम को एम्फेसाइज करना चाहिए अ फेथ, वर्च्यू, पेशेंस, लव एंड चैरिटी। तो अगर ह्यूमन बींग्स इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करें तो दे कैन कैरी पैराडाइज विद इन देमसेल्व्स। अब बात करते हैं पैराडाइज रीगेन की। पैराडाइज रीगेन इज अ पोम बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1671। तो Paradise Regained is connected by the name to its earlier and more famous epic poetry, Paradise Lost, with which it shares some theological themes, religious themes as well. Indeed, its title, its use of blank verse, and its progression through Christianity history recall the earlier work. However, this effort deals primarily with the temptation of Christ only as recounted in the Gospel of Bible. तो 1671 की लिखी हुई ये बुक हमें जीसस की लाइफ का एक पार्ट बताती है। आफ्टर जीसस ऑफ नेजरेथ वॉज बैप्टाइज्ड बाय जॉन द बैप्टिस्ट, ही वेंट इनटू द डेजर्ट वेयर ही फास्टेड फॉर 40 days. During this fast, Satan came before Jesus multiple times to lure him into temptation. तो जीसस क्राइस्ट अपने 40 डेज के फास्ट पर थे और सेटन ने उनको इंटरप्ट करना चाहा। फर्स्ट सेटन ट्राइड टू स्वे द वुड बी सेवियर विद हेडोनिज्म बाय ऑफरिंग टू सेटिस्फाई हिज हंगर। तो सबसे पहले सेटन ने ऑफर किया उनकी हंगर को सेटिस्फाई करना। व्हेन दैट अप्रोच फेल्ड, सेटन टर्न टू ट्राइंग टू मैनिपुलेट जीसस ईगो। तो जीसस की ईगो को उन्होंने निशाना बनाया अपना। ही फेल्ड येट अगेन and attempted to sway Jesus by offering him kingdoms and wealth. Once more, Jesus turns Satan's temptations away and described as lust of eyes, lust of body, and pride of life. These temptations are meant to debase Jesus' mind, soul, and heart. तो इनमें से किसी भी चीज़ ने जीसस को टेम्प्ट नहीं किया। Neither lust of eyes nor lust of body and pride of। तो इन बुक के कंपैरिजन पर आ जाते हैं थोड़ा सा। बाय स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन पैराडाइज लॉस्ट एंड रीगेन, वन कैन लर्न मच अबाउट मिल्टन्स distinctive mode of poetic composition. Both narratives are written in blank verse, or you can say unrhymed iambic pentameter. Both poems have an epic quality, although Paradise Regained is only about 1/5 the length of Paradise Lost. Paradise Lost uses elegant language and style, and Paradise Regained is often thought of as more approachable with a plainer style, plainer kind of language. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देखेंगे मिल्टन की लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक को प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो हमें दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।